मेरे इस वीडियो सीरीज़ का नाम मेडिकल पोस्टमार्टम है। मेडिकल पोस्टमार्टम मतलब ऑफकोर्स पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन अगर आप एनालाइज़ करेंगे, सोचेंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ कारण समझ में आए। इसमें हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। हो सकता है हमने देखा हो इनको, हो सकता है हमने ना भी देखा हो, किसी और ने देखा हो, लेकिन ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन वाले केसेस हैं। तो जो पहला केस है वो एक 15-16 साल के बच्चे का है, जिसके घर के ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रहा था और उस बच्चे से किसी तरीके से उसके पास शायद कोई लोहे का रॉड रहा हो या जो भी रहा हो, उससे वो हाई टेंशन वायर टच कर गया, जिसकी वजह से उसको सीवियर बर्न इंजरी हुई। उसका शरीर करीब करीब 40% जल गया और वो एक हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गया। उसके माँ बाप ने काफ़ी सारे पैसे खर्च किए उसमें, इसके इलाज में। उसको प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ी, तो ग्राफ्ट कहते हैं, ग्राफ्टिंग किया गया उसके, कई सारे ग्राफ्टिंग वगैरह हुई। जो बर्न होता है वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है बर्न के केसेस में। इन्फेक्शन हुआ तो हाई ग्रेड एंटीबायोटिक चली और बर्न के बाद बहुत सारा पानी निकल जाता है शरीर से, तो उसको आईवी फ्लूइड से नस के रास्ते पानी चढ़ाने की जो दवा होती है वो सब दी गई और बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। करीब करीब 2 हफ्ते बाद एक दिन अचानक उस बच्चे की सांस उखड़ने लगी, ब्लड प्रेशर डाउन हुआ और ठीक ठाक होता हुआ बच्चा अगले आधे घंटे में निष्प्राण हो गया। तो क्या एग्जैक्टली हुआ होगा इस सिचुएशन में, सवाल ये है। मेडिकल पोस्टमार्टम इसलिए कह रहे हैं इसको। ये कोई अचानक इन्फेक्शन तो नहीं हुआ होगा। हार्ट अटैक वार्ट अटैक की संभावना तो बहुत ही कम है, या स्ट्रोक की संभावना ही बहुत कम है। तो हुआ ये होगा शायद कि उसके नसों में कहीं कोई थक्का बना होगा, पैर की नसों में मोस्ट लाइकली, और वो थक्का ट्रैवल करता है, पैर की नसों से ऊपर आता है और पैर की नसों से वो हार्ट के दाएं चैम्बर यानी राइट हार्ट में आता है। दाएं चैम्बर का जो ब्लड होता है वो लंग में जाता है, इस पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते, या फुफ्फुस धमनी धमनी कहते हैं, फुफ्फुस धमनी इस हिंदी टर्म, हिंदी में बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में गया और बड़ा सा क्लॉट, उसकी जो ब्लड सप्लाई थी, जो फेफड़े को जो खून जा रहा था, उसने उसको ब्लॉक किया और बच्चे की डेथ हो गई। तो ये क्यों बना क्लॉट, सवाल ये है। ये इसलिए बना कि बहुत कॉमन होता है, अगर किसी को बर्न हुई या जल गया तो एक क्लॉटिंग कैस्केड कहते हैं, एक चक्र सा बन जाता है क्लॉटिंग का, और वो धमनियों में धीरे 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 शिराओं में, पैर की शिराओं में क्लॉट इकट्ठा होने लगता है, क्लॉट बनने लगता है। फिर वो कभी कभी जो पैर की नसें हैं या काफ मसल्स हैं, मांसपेशी है, वहाँ सूज जाता है। एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, कॉमनली एक तरफ होता है। और ये बहुत कॉमन होता है कि किसी को इन्फेक्शन हो गया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, चल फिर नहीं पा रहा है, स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस वगैरह, या हार्ट अटैक्स हो गया, या निमोनिया वगैरह भी हो गया, तो उनको ये क्लॉट बनने लगता है। दुनिया में ये चीज़ कोई नई नहीं है, बहुत सारी सेट गाइडलाइंस हैं कि जो लोग भी अस्पताल में भर्ती होते हैं उनको रिस्क एनालिसिस किया जाता है कि इनका क्लॉटिंग रिस्क कितना है, और अगर वो सेट कैटेगरी में आते हैं, जिसका कि एक टेबल हम आपको
दिखाएंगे, उन सब लोगों को थ्रोम्बो प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस, थ्रोम्बो मतलब क्लॉटिंग, प्रोफाइलैक्सिस मतलब बचाने की, मेडिकेशन मतलब दवा दी जानी चाहिए। लेकिन ये कल्चर हमारे देश में बहुत ही कम है, बहुत अनकॉमन है, और हजारों लाखों लोग हर साल इसकी वजह से मौत को गले लगा लेते हैं, जो कि पूरी तरह प्रिवेंटेबल होता है। इसमें बहुत महंगी दवाएं भी नहीं होती हैं, सस्ती दवाएं भी होती हैं, थोड़ी महंगी भी है पर सस्ती वाली भी है, जैसे हिपरिन 5000 यूनिट इंजेक्शंस ट्वाइस अ डे, या इनॉक्सोपैरिन 40 मिलीग्राम, डिपेंड बॉडी वेट कितना है, 20 40 60 मिलीग्राम पर डे। लोगों को लगता है कि एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशन है, ब्लीडिंग हो जाएगा ही, उस डर के मारे चलाते नहीं हैं। जब चलाएंगे नहीं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तो वो और डरेंगे, वो सिखाएंगे नहीं किसी को। तो उनके जो जूनियर्स हैं, जो नए बच्चे हैं या नए डॉक्टर्स हैं, वो भी एक्सपोज नहीं होते हैं इन सब चीज़ों से, वो कभी नहीं करते हैं, उनके हैबिट में नहीं आता है। तो इस मेडिकल पोस्टमार्टम का बेसिकली निष्कर्ष ये है कि वैसे तो इस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, अगर किया गया होता तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि उसके लंग में क्लॉट निकलता, क्योंकि इतनी जल्दी डेथ इतनी और किसी वजह से होने की संभावना बहुत कम है। मैसेज ये है, लेसन ये है कि थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस सोचना चाहिए सभी डॉक्टर्स को, गाइडलाइन अस्पताल में होनी चाहिए जो कि नहीं होती अक्सर करके, और इसको एक्टिव यूज़ इनकरेज करना चाहिए अस्पतालों में। हमारे देश में भी ये बहुत ही कम पॉपुलर है, लोग गाइडलाइंस ना पढ़ते हैं, इसको ना फॉलो करते हैं, और नतीजा ये होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स की खुद की मेहनत पे और पेशेंट्स का एफर्ट, स्ट्रगल, परिवार का एफर्ट और स्ट्रगल, पैसा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि किसी ने एक सिंपल सी दवा नहीं लिखी जो कि उस बेचारे की जान बचा सकती थी। उम्मीद है आने वाले वक्त में हम लोग भारतवर्ष में थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्टिक एजेंट्स का यूज़ करना बेहतर तरीके से शुरू करेंगे, बिना डर के।